हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। आज हम डिस्कस करेंगे डी ट्रिपल एस बी के मैथ्स वाले सेक्शन को। एक मॉक मैंने यहाँ पे लिया है। मॉक में 40 क्वेश्चन थे मैथ्स के, तो 40 में से टारगेट आपका रखना चाहिए जिनकी मैथ्स वीक है या जिनका मैथ्स सेक्शन जो है, जिन्होंने प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं करी, जिन्होंने भी एसएससी स्टेनो का एग्ज़ाम दिया होगा। तो बहुत ही कम टाइम मिला था, 10 डेज़ मिले थे, तो 10 डेज़ में मैथ्स कंप्लीट नहीं होता है। तो टारगेट आपको करना है कि 20 टू 20 प्लस क्वेश्चन आप कर लो। 20 से 25 के बीच में टारगेट होना चाहिए, कम से कम इतना क्वेश्चन आप कर लो। तो इस मॉक में हम इस वीडियो में भी मैं उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पे कराऊंगा जो आप कर सकते हो, जिनके लिए आपको कोई फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है या ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये वाली जो मॉक की पीडीएफ है, ये मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन, वहाँ से आप ऐड हो जाना। उसमें एक चीज़ आपका रहेगा कि मॉक में जो मैथ्स के क्वेश्चन रहेंगे वो इंग्लिश में रहेगा। ठीक है, तो जो भी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं या जो भी हिंदी में क्वेश्चंस को करते हैं मैथ्स के, जिनका हिंदी बैकग्राउंड है, वो इस वीडियो को पूरा देखना। और बाकी जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, जिन्हें हिंदी में प्रॉब्लम होती है समझने में, तो वो उनको पीडीएफ मिल जाएगी। यही सब क्वेश्चन उनको इंग्लिश में मिल जाएंगी उस पीडीएफ में और टेलीग्राम पे। ठीक है, तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर लेना। और इसके अलावा मैं हिंदी और इंग्लिश की वीडियो बना चुका हूँ। डी ट्रिपल एस पी के मॉक की 40 क्वेश्चन मैंने कराए हुए थे कल। तो वहाँ से लेवल आपको पता चला होगा कि इंग्लिश और हिंदी का लेवल क्या है, और आप 35 प्लस क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है, तो मैथ्स का एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपको कम से कम 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो, तो कहीं ना कहीं आपके चांसेस जो है 80% हो जाएंगे आपका सिलेक्शन के। क्योंकि बाकी चीज़ें एसएससी स्टेनो वालों के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि उनके लिए थोड़ा 25 क्वेश्चंस करना भी थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल हो जाता है। तो वो चीज़ें हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो आप कर सकते हो, जैसे ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि डी जो है किसी काम को 18 दिन में करता है। ठीक है, डी किसी काम को 18 दिन में करता है। उसके बाद सेकंड उसने बोला कि ई इस काम को आधे समय में करता है, यानी ई इसी काम को आधे समय में करता है। अगर ई की बात करें, अगर डी हमारा 18 दिनों में काम को पूरा करता है, तो ई इसका आधा यानी कितना हो जाएगा, 18 का आधा 9 दिनों में काम को पूरा कर सकता है। अगर दोनों एक साथ मिलकर काम स्टार्ट करें, एक साथ काम करना शुरू करें, तो कितने दिनों में काम पूरा होगा ये बताना है। तो डी का अगर 18 है तो ई का इसका आधा यानी 9 डेज में करेगा। अगर इनके टोटल काम की बात करें तो इनका एलसीएम कितना होगा, 18 हो जाएगा। डी का एक दिन का 2 काम होगा और ई का एक दिन का कितना हो जाएगा, एक काम। ठीक है, 18 एकम 18 और दूनी 18। ठीक है, अगर हम टोटल इन दोनों का एक दिन का काम देखें, डी प्लस ई का एक दिन का काम देखें, तो कितना हो जाएगा, 3 काम। एक दिन का काम इनका 3 है, तो 18 टोटल इन्हें करने में कितना का टाइम लगेगा, तो 3 6 18 यानी 6 डेज में जो है 6 दिनों में डी और ई अगर एक साथ काम करना शुरू कर देते हैं, तो वो टोटल काम को यानी 18 काम को 6 दिन में ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 6, यानी ऑप्शन में आप देखोगे 5 4 7 और फोर्थ वाला ऑप्शन आपका था 6, तो राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप है, कोई वहाँ पे कोई चीज़ याद करने का नहीं था, कोई फॉर्मूला याद करना पड़ेगा ऐसा कुछ नहीं था। सेकंड क्वेश्चन, 200 मीटर लंबी ट्रेन। ये सभी क्वेश्चन एक ही मॉक के हैं, यानी एक ही मॉक के 40 क्वेश्चन में से मैंने कुछ क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है जो आप कर सकते हो। बाकी क्वेश्चन भी आप कर लोगे। और एक और चीज़ है, चक्रवृद्धि ब्याज और एसआई वाला, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज वाला एसआई सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट वाला चैप्टर देख लेना। उससे 3 क्वेश्चन पूछते हैं, 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन तक पूछ लेता है, तो वो भी आप देखते हुए जाना। ठीक है, वो क्वेश्चन मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि वो चैप्टर आप देख लेना एक बार इसके तुरंत बाद ही। ठीक है, 200 मीटर एक लंबी ट्रेन है जिसे 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जो दौड़ रही है, और 175 मीटर 175 मीटर लंबे पुल को वह कितने समय में पार करेगी, और ये हमें टाइम बताना सेकंड में। ठीक है, अभी आप देखोगे तो यहाँ पे घंटे में, पहली बात तो अगर हमें 54 को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, तो क्या करते हैं हम, 5/18 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ये चीज़ आपको पता होगा। ठीक है, क्यों करते हैं इसका, आ, क्यों करते हैं, क्योंकि 1000 आपका किलोमीटर में हो जाता है, और नीचे आपका अगर उसे घंटे को भी सेकंड में करना तो 36 करके ऐसा हो जाएगा। तो इस टाइप से कट करोगे तो कितना हो जाता है, 5/18 आ जाता है। तो इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं अगर हमें मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होता है। तो 18 से कितना हो गया, 18 या 54 यानी कितना आएगा, 15 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, क्यों चेंज किया, क्योंकि हमें सेकंड में यहाँ पे बताना था जो आंसर था। अब यहाँ पे 200 मीटर लंबी ट्रेन है, किसी पुल को पार करेगी। जब भी कोई रेलगाड़ी या ट्रेन होगी, वो किसी पुल को पार करेगी, जो उनकी लंबाई है वो ऐड हो जाती है। तो टोटल इनकी जो ट्रेन की लंबाई है या कितनी हो जाएगी, तो 200 यहाँ पे दिया हुआ था और 175 मीटर यहाँ पे दिया हुआ था, तो कितना आ जाएगा, 375 मीटर।
चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पता होगा और ये तो आपने काफ़ी बार पढ़ा भी होगा। चाल बराबर दूरी बटे समय, अगर हमें समय चाहिए तो यहाँ पे समय बराबर हम क्या लिख सकते हैं इसे, समय बराबर हम दूरी बट्टे चाल लिख सकते हैं। ठीक है, तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल हम लिख सकते हैं। इसका मतलब आप देखोगे दूरी कितना है 375, दूरी कितना है 375 और समय कितना है आपका, सॉरी समय बराबर समय निकालना है तो दूरी बट्टे चाल, चाल कितनी है 15, तो 15 से ज़रा इसे डिवाइड करो आप, 15 दूनी 30, 75, 15 पंजे 75, तो 25 सेकंड में वो क्या करेगी, इसे पार करेगी। तो ये थोड़ा सा था, आपको क्या याद रखना है कि ट्रेन अगर किसी पुल को पार करती है तो वो जुड़ जाएगा उसमें उसकी लेंथ। ठीक है, बाकी एक चीज़ याद रखना, जो इनका मात्रा क्या उन्हें सेम रखना है, यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा था, यहाँ पे मीटर था, तो वो इन्हें सेम यहाँ पे रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन था, जो आपने थोड़ा भी मैथ किया होगा तो आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं अब। क्या ऑप्शन में बता दूं क्या क्या ऑप्शन थे, यहाँ पे देखो 10.25 था ऑप्शन नंबर थर्ड में, 25 यहाँ पे सेकंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, 1 किलोमीटर की दौड़ में सहारा, सहारा जो है बिल्ला को 250 मीटर की बढ़त देता है और फिर भी 150 मीटर से जीतता है। अगर देखो यहाँ पे सहारा की बात करें तो 1 किलोमीटर की टोटल यहाँ पे क्या है, 1 किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 मीटर उन्हें टोटल दौड़ना है। सहारा जो है पहले ही क्या बोलता है बिरला को 250 मीटर की क्या करता हो, 250 मीटर का वो बढ़त देता है, यानी वो पहले ही उसे बोलता है 250 मीटर चलने को, यानी उससे पहले सहारा से पहले ही बिरला 250 मीटर आगे निकल चुकी थी। उसके बाद भी लास्ट में वो 150 मीटर से जीत जाता है, मतलब तब भी ये 150 मीटर पीछे रह गया था। एक तो आगे 250 मीटर पहले ही आगे चल गया था और लास्ट में 150 मीटर पीछे भी रह गया था, मतलब इसने टोटल कितनी डिस्टेंस चली होगी ये हमें बताना है। तो बिरला की अगर बात करें तो यहाँ पे इतना ये कम चला है। ठीक है, तो दोनों की सहारा और बिरला की गति का अनुपात क्या था, अगर हम बात करें टोटल तो कितना आएगा 300, 400, 400 तो ये रहा, 400 मीटर ये था गति जहाँ पे ये चला नहीं है, मतलब 250 मीटर पहले ही आगे था और 150 मीटर पहले ही पीछे था, इसका मतलब ये गति इसकी काउंट नहीं होगी कितनी 400। जब 1000 में से 400 इसकी काउंट नहीं हो गई तो कितना बच जाएगा इसका 600 बच जाएगा। बिरला का कितना आ जाएगा 600 का, और सहारा तो पूरा चला ना वो 1000 का। अब इन दोनों का रेशियो निकालना है सहारा और बिरला का, तो 1000 रेशियो कितना हो जाएगा 600, अनुपात निकालेंगे तो 0 से 0 कट गया, 10 और 6 का अनुपात आएगा और 10 से 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 पंजे 10 और 2 तियाँ 6, यानी 5:3 का इनकी गति का अनुपात कितना हो जाएगा 5:3 का। ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना कि जो बिरला है वो कितना चला है, बस जितना वो चलेगा उतनी ही उसकी गति काउंट होगी। वो 250 मीटर पहले ही आगे था, ठीक है, और 150 मीटर पीछे था, तो मतलब वो 250 और 150 यानी 400 मीटर तो वो चला ही नहीं, टोटल कितना चला वो 600 मीटर चला बिल्ला, और जो सहारा था वो टोटल 1000 मीटर चला। तो अनुपात निकालेंगे तो 1000 अनुपात 600, यानी 5:3। अगर बात करते हैं ऑप्शन की तो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है 5:3, आप देखोगे ऑप्शन नंबर थर्ड वाले में। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें दिया था 15 वस्तुओं का जो लागत मूल्य है वो x वस्तुओं की विक्रय मूल्य के बराबर है, तो x का मान बताना है, जबकि लाख प्रतिशत कितना है 25 है। अच्छा, ऑप्शन है 10, 18, 16, 12, ऐसे करके इसके ऑप्शन है 4। ठीक है, ऑप्शन भी मैं बोल देता हूँ, इससे पहले नहीं बोला था मैंने। 15 वस्तुओं का लागत मूल्य जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे किसके बराबर है, x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, यही तो बोल रहा है। अब बोल रहा है कि लाभ कितना है 25%, 25% को आपको पता है कि हम लिख सकते हैं 1/4, ये इसका क्या होता है कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य या क्रय मूल्य आप कह सकते हो इसे, और ये 1 रुपये का लाभ हो रहा है, यानी 4 रुपये की वस्तु उसने खरीदी 4 रुपये में, 1 रुपये का उसका लाभ है, तो मतलब कितने में बेचा होगा उसने 5 रुपये में, तो सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कितना होगा उसका 5 होगा। हमें विक्रय मूल्य पता चल गया, लागत मूल्य भी पता चल गया 4 रुपये है, तो हमें एक्स की वैल्यू निकाल देंगे हम। 25% को हमने 1/4 लिखा है। अगर 4 रुपये में कोई वस्तु हमने खरीदी यानी उसका लागत मूल्य अगर 4 रुपये है और 1 रुपये का हमें उसमें लाभ हो रहा है, इसका मतलब हमने किसने में बेचा हुआ सर 5 रुपये में, तो ये इसका 5 रुपये उसका क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य। तो 25% से हमारा उसका लागत मूल्य भी पता चल गया, उसका हमारा विक्रय मूल्य भी पता चल गया, तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। तो 15 × 4 इक्वल टू x × 5, तो 5 से 15 डिवाइड कट जाएगा 3 टाइम, तो कितना बच गया, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, तो 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो x का मान निकालना था और x का मान कितना हो जाएगा 12, इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक टंकी का 6/7 भाग जो है वो तेल से भरा है। तो हम टोटल मान लेते हैं x भाग, x का 6/7 भाग कितना, वो किससे भरा है, तेल से भरा हुआ है। ठीक है, एक टंकी है, उसका 6/7 भाग जो है तेल से भरा हुआ है। इतना क्लियर है इस लाइन का मतलब, इसका 6/7 भाग तेल। 60 लीटर तेल निकाल लेने के बाद, 60 लीटर तेल हमने इसमें से निकाल दिया, तो के बाद टंकी का 4/5 भाग, यानी टंकी का 4/5 भाग भरा रहता है। तो टंकी की क्षमता यानी लीटर में क्या है, टंकी की क्षमता हमें बताना है और लीटर में ही पूरा चल रहा है। तो यहाँ पे x की वैल्यू बतानी है टोटल मिला के। सिंपल सा इक्वेशन बन गया है, 6x/7, इसे इधर ले आओ इक्वल के इधर 4x/5 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 को उधर ले आओ इक्वल के उधर 60 हो जाएगा। इसका एलसीएम लो, 7 और 5 का कितना हो जाएगा 35, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6×5 30x माइनस 7 को 28x और नीचे कितना आ जाएगा 35 इक्वल टू 60, 60 इधर 35 इधर चलेगा और 30 में से 2x गया 2x। ठीक है, तो 2x इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा 60 × 35। तो x इक्वल टू कितना है, 2 से 60 को काटेंगे कितना आएगा 30, और 30 की मल्टीप्लाई 35 से करेंगे तो 3×5 15, 3×3 9 और 1 10, यानी 1050 लीटर यहाँ पे राइट हो जाएगा क्या, x की वैल्यू 1050 लीटर। तो सिंपल सा था इक्वेशन, यहाँ तक आपको पता चल गया था। सेकंड लाइन में ही इंपॉर्टेंट था पहली लाइन को बनाना, जब पहली लाइन आप बना लोगे उसके बाद तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन हो जाएगा। इतना तो आप रीजनिंग में करते हो कि x की वैल्यू को निकालना होता है, बस x की वैल्यू निकालनी है, 1050 आ जाएगा। और 1050 जो है क्वेश्चन ऑप्शन में था नहीं था, ये आप देख लो 350 700 और 360 और फोर्थ वाला आप देखोगे 1050 लीटर, यही आपका x आ रहा था हमारा। ठीक है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना था, कुछ नहीं लगाना था। अभी तक के जितने भी क्वेश्चन किए हमने कोई फॉर्मूला नहीं, ना कुछ याद करना है, बस सिंपल सा उस क्वेश्चंस की लैंग्वेज को समझना है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को बनाना है और आंसर लाना है। अगला क्वेश्चन है सरलीकरण। देखो सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगेगा, बट इसमें बहुत बड़ा, इस वाले मॉक में ज़्यादा ही बड़ा ये दे रखा था सिंप्लीफिकेशन। ऐसा नहीं कि ये सभी में ऐसा है, थोड़ा ये हो सकता है तुम्हारे में थोड़ा ईजी है। और जो बार है यहाँ पे, बार का कोई यहाँ पे ऐसा नहीं कि लॉजिक थोड़ा सा बहुत अलग है, बट वो साइन को देखते हुए कहता है कि माइनस प्लस हम कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। तो जब आप बार वाले को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 × 2, जब आपका 32 आएगा तो आप डायरेक्ट 32 लिख दो। बस ये है कि माइनस में आता है तो उसे भी हम प्लस में लिख सकते हैं, बार का ये यहाँ पे लॉजिक होता है। बट आप 32 आ जाएगा तो यहाँ से बाहर हटा दो बार वाला साइन और प्लस यहाँ पे 6 कर दो, -38 हो जाएगा। और यहाँ पे 81 चल रहा है और बाहर 88/7 चल रहा है और इधर आपका -43/7 डिवाइड। ठीक है, बस 81 से इसे माइनस करना है, उसके बाद इसमें 8/7 को प्लस करना है और फिर माइनस वाले साइन को लास्ट में आप क्या कर दो, माइनस वाले साइन को मल्टीप्लाई करोगे तो जिन नीचे वाला होता है वो ऊपर वाले में चले जाता है। ठीक है, चेंज हो जाते हैं आगे वाला। तो इस सिंप्लीफिकेशन वाले में थोड़ा सा लॉजिक क्या था, यहाँ पे ये बार वाला साइन दिया था, बार यानी जो माइनस है तो उसे प्लस कर दो, इतना सा यहाँ पे लॉजिक था ये वाले क्वेश्चन को। बट वहाँ पे हो सकता है कि आपके वाले पेपर में सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन जो है आपका ईजी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक भाई जो है अपनी बहन से 6 साल बड़ा है, 7 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल जो है 72 था। भाई की उम्र क्या है, 13, 12 और चौथा 6 साल या फिर 19 साल, ये 4 ऑप्शन आपके पास है। और ये क्वेश्चन तो आपका रीजनिंग में भी आता है, एज वाले क्वेश्चन अब रीजनिंग में भी आने लगे तो ये कर लोगे। एक भाई जो है अपनी बहन से 6 साल बड़ा है। अगर हम भाई को क्या मान लें कि भाई की जो उम्र है वो x वर्ष है। ठीक है, तो इसका मतलब जो बहन होगी वो भाई से क्या है, भाई बहन से 6 साल बड़ा है। हम बोल सकते हैं कि बहन जो है अपने भाई से 6 साल छोटी है, x-6 हम लिख सकते हैं। 7 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल, हम इन दोनों की अगर 7 साल पहले की बात करें तो भाई 7 साल पहले तो x-7 का होगा, गुणनफल बताना है। और बहन 7 साल पहले यानी x-6-7 कितना है, दोनों का गुणनफल 72 है। बस यहाँ से आ गया, इस वाले को सॉल्व करो तो x-7 मल्टीप्लाई x-13 इक्वल टू 72। x की वैल्यू निकालनी है यानी भाई की उम्र निकालनी है। तो सिंपल से यहाँ पे लॉजिक है कि आप क्या कर दो, इस इक्वेशन में आप x की वैल्यू यहाँ चारों में से रख दो बरा इक्वल टू 72, जिससे आएगा वही आंसर हो गया। और यहाँ पे इजी है, देखो यहाँ पे कैसे यह हो सकता है। हमारी इक्वेशन लास्ट में आई x-7,
अच्छा, समझ में आई ये चीज़ क्या बोला उसने, कि जो भाई की उम्र है, भाई की उम्र अगर x है तो बहन कितनी हो जाएगी, बहन की उम्र हो जाएगी 6 साल, छोटी है ना बहन, तो x-6 हो जाएगी। अब इनके 7 साल पहले का, तो भाई 7 साल पहले x-7 का होगा और बहन 7 साल पहले x-6-7 की होगी। यही तो हो गया। दोनों का गुणनफल कितना है, 72 है। यहाँ से इक्वेशन आ जाएगा, ये x-7 है और ये x-13 है, इक्वल टू 72। चार ऑप्शन आपके पास दिए हुए थे, 12, 12, 13, 6। अब आप देखो 13 वर्ष जब आप लिखोगे ना, तो 13 वर्ष जब x की वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 13-13 0 हो जाएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। जब आप 6 ईयर का करोगे तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा और यहाँ पे भी आपका देखो यहाँ पे -1 आ जाएगा और यहाँ पे 13 में 6 गया 7 हो जाएगा, तो वह तो वैसे ही नहीं होगा। जब आप 12 को ऐड करोगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे -1 आ जाएगा, तो गलत हो जाएगा। हमारे पास ऑप्शन बचा 19। जब आप 19 को यहाँ पे x की जगह रखोगे तो 19 में से 7 गया कितना आएगा, 19 में से ये 7 गया तो 12 और 19 में से 13 गया 6, तो 12 6 कितना होता है 72, यानी 19 ईयर्स इसका राइट हो जाएगा इसका। 19 ईयर्स और 19 में से 6 गया तो 13 साल, ठीक है। तो भाई की उम्र कितनी हो जाएगी, 19 साल की। तो यानी ये जो दूसरा इक्वेशन, बस आप पहले में भी कर सकते हो, बस आपको ये वाली पहली वाली लाइन रखनी थी और उसके बाद चारों ऑप्शन में एक्स की वैल्यू को, चारों ऑप्शन से एक्स की वैल्यू को पुट करना था, बस जिससे आंसर आ जाए वही इक्वल टू, जिससे 72 आएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5 क्वेश्चन या चार्ट से है, डीआईए से आए, डीआई को देखते हुए चलना। डाटा इंटरप्रिटेशन, डीआई एक चार्ट आता है, जैसे यहाँ पे टन में इन्होंने दिया हुआ है, ये आपका चार्ट होगा। इसके ऊपर आपके 5 क्वेश्चन होंगे। जैसे पहला क्वेश्चन ही आप देखिए कि 2014 में उत्पादन की प्रतिशत वृद्धि क्या है। 2014 में निकालना है, तो 2013 में हमें पता है कि 50 टन है, 2013 में कितना है 50 टन है, 2014 में कितना हो गया 120 हो गया। अब जब 50 से 120 यानी कितने का हुआ 70 का, कितने में से 50 में से मल्टीप्लाई 100 कर दो, 50 दूनी 100 और 17 टू जा कितना हो जाएगा 140%। 140% की वृद्धि हुई है, 140% दिया होगा इन्होंने, देखो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन 140%। तो इस टाइप से अगर चार्ट आपने किया हुआ है डीआई, ऐसा भी नहीं कि वह नहीं कर पाओगे, आप सही से पढ़ोगे तो बिल्कुल हो जाएगा चार्ट वाला, इससे भी ईजी आता है, तो हो सकता है कि आप वाले में ईजी हो, ठीक है। 5 क्वेश्चन आते हैं ऐसे यहाँ पे डीआई के ऊपर। चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज वाला चैप्टर कर लेना अभी, इसके तुरंत बाद ही ट्रिक देख लेना उनकी। अंतर निकालने को आता है, जो ट्रिक होता है अंतर निकाल देते हैं। 2 वर्ष का निकालने को आता है, 2 वर्ष बाद कितना हुआ, 3 वर्ष बाद, बहुत ईजी, ऐसे नहीं कि बहुत टफ आता है, ईजी आता है, ठीक है। बस एक बार जल्दी से ट्रिक देख लेना, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज को शॉर्ट में कैसे निकालना है, बस ज़्यादा टाइम नहीं लगा, एक वीडियो होगी, कोई भी देख लेना, किसी भी हर काफ़ी ने वीडियो बनाई रहती है और ज़्यादातर इसके बाद ही तुरंत आप देख लेना, ठीक है। और आप देखोगे ना, अब तक हमने जितने क्वेश्चन किए उनमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाया हमने, ठीक है, बस हमने जो जो क्वेश्चन बोल रहा था वो हमने लिखा, और जब हमने पहली लाइन ही लिखी तो वहीं पे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था, ठीक है। तो टाइम को मिलेगा आपको काफ़ी करने के लिए मैथ्स के क्वेश्चन को, तो ऐसा भी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है सी की आई। अच्छा, ऑप्शन देख लो यहाँ पे 55 और 69। ये सभी क्वेश्चन एक ही मॉक के हैं, ठीक है, ऐसे नहीं कि अलग अलग मॉक के हैं, इजी क्वेश्चन मैंने लिए, एक ही मॉक में, और ये चीज़ होता है एक ही मॉक में 20 to 25 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आप कर सकते हो बिना फॉर्मूला याद किए, ठीक है। सी की आई जो है बी की आई से 30% अधिक है और बी की आई ए की आई से 30% अधिक है। सी की आई ए की आई से कितने प्रतिशत अधिक है, हमने मान लिया ए की आई, ठीक है। सी की आई ए की आई से हमने मान लिया कि ए की आई जो है वो 100 है, 100 रुपये उसकी आई है। अब उसने बोला कि जो बी की आई है वो ए की आई से, बी की आई जो है ए की आई से, यानी ए की आई यहाँ पे कितना दिया था इन्होंने, इसे हटाते हैं, ए की आई की तो हमने मान लिया ना, यहाँ थोड़ा सा चेंज वेट, ठीक है। बी की आई जो है वो ए की आई से 30% अधिक है, 30% अधिक का मतलब 130/100 करेंगे, 100 से 100, यानी बी की आई भी हमें मिल गई कितनी है 130 रुपये। ए की आई तो हमने 100 रुपये मानी, बी की आई 130। अब सी की आई निकालनी है, तो सी की आयु सी की आई बी की आई से 130% अधिक है, तो सी की आई बी की आई से 130% अधिक है। यहाँ तक हो गया, स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि स्पेस नहीं है। ए की आई 100 आ गई, बी की आई 130 आ गई। अब आगे देखो, ए की आई हमारी 100 आ गई, बी की आई हमारी 130 आ गई, सी की आई जो है, ठीक है, बी की आई की
30% अधिक है, मतलब इसका भी 130/100, 130 क्यों कहे, क्योंकि 100% में 30% आ गया है। तो 0 0 0 0 13 13 13 कितना होता है 169। तो सी की आई कितना आ गई 169। तीनों की आई पता चल गया, तो सी की आई ए की आई से कितना अधिक है, तो 169 माइनस 100 यानी 69 अधिक है। किस में से अधिक है, ए में से अधिक है। परसेंटेज निकालना है तो 100 मल्टीप्लाई, तो 100 कितना आ गया 69%। ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन था, जैसे जैसे उसने बोला वैसे वैसे हमने किया। हमने मान लिया ए की आई 100 है, बी की आई निकल जाएगी वहाँ से, 30% ज़्यादा है 130, सी की आई निकालनी थी। ठीक है, तो यहाँ पे 69% आ जाएगा, जो इसका फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ था इन्होंने। अगला क्वेश्चन, ऑप्शन देख लो यहाँ पे 2300 और 4300। जब किसी संख्या में 78 की वृद्धि की जाती है तो वह जो है स्वयं की 106% हो जाती है। तो संख्या ज्ञात करना है, कितना इजी है। ठीक है, कोई संख्या है, हमने मान लिया संख्या नहीं पता है तो x मान लो ना, x मान लो। 78 की वृद्धि हो जाती है, किसी संख्या में 78 की वृद्धि हो जाती है, तो वह जो है स्वयं की, यानी जो संख्या है स्वयं की 106% हो जाती है, 106% हो जाती है। अब इससे इजी क्वेश्चन क्या दे सकता हो बताओ। 106% हो जाता है तो 106/100 कर लिया परसेंटेज को हटाने के लिए, मल्टीप्लाई कर दो, या 100 की इधर से कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 100x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 7800 हो जाएगा, और इधर कितना बच जाएगा 106x हो जाएगा। 100x को इधर लाओगे तो 106 में से अगर 100x को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6x, बराबर कितना है 7800। x इक्वल टू 7800 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा 6 से, तो कितना आ जाएगा 6 कम 6 6 18 1300 आ जाएगा। तो x की वैल्यू निकालनी थी तो 1300 राइट हो जाएगा इसका। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला वैसे वैसे हमने क्वेश्चन में किया। ठीक है, तो आंसर हमारा पहली लाइन से ही आ गया, x की वैल्यू निकालनी थी, x की वैल्यू हर कोई निकाल देगा, बस इंपॉर्टेंट है पहली लाइन को बनाना। पहली लाइन अगर आपने बना दी तो क्वेश्चन वहीं पे खत्म हो जाएगा। आप डायरेक्ट यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दो, लेकिन यहाँ से सॉल्व ये ज़्यादा होता है। अगर x का जब वैल्यू छोटी होती है तो हम पुट करते हैं, लेकिन वैल्यू ज़्यादा बड़ी है तो यहाँ पे हम पुट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इजी था क्वेश्चन यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और उसके हर में 20% की कमी की जाती है तो भिन्न का मान जो है 4/5 हो जाता है। इससे इजी क्या लोगे आप, क्वेश्चन बताओ। किसी भिन्न के अंश में, मैं इजी नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल यहाँ पे उनके लिए इजी है जिन्होंने मैथ्स किया हुआ है, जिन्होंने नहीं किया बिल्कुल नहीं किया, लेकिन आप कर सकते हो। ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही आप 10 तक तो मैथ होती है, वो तो हर कोई करता ही है। तो इतना ही है, थोड़ा सा बस सोचना है क्या क्वेश्चन बोल रहा है, पहली लाइन बनानी है, बाकी क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो जानी है। ठीक है, किसी अंश और हर को हमने मान लिया कि x और y है, अंश और हर। अंश में वो कह रहा है कि 20% वृद्धि है, जब आप 100% होता है उसमें 20% की वृद्धि करोगे तो कितना हो जाएगा 120/100। हर में 20% की कमी, तो 100 में से 20% की कमी यानी 80/100। अब डायरेक्ट यहाँ से 100 से 100 कैंसिल करो, 0 से 0 कैंसिल करो, तो कितना आएगा। और भिन्न कितना हो जाता है, भिन्न उसने बोला कि 4/5 हो जाता है। तो 2 छिंग 12 और 2 पंजे 2 चौको 8, तो कितना आएगा, तो आ जाएगा यहाँ पर 6x/4y इक्वल टू 4/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 इधर जाएगा तो x/y इक्वल टू 16/30। शॉर्ट करेंगे तो 2 8 16 और 15 यानी 8:15 आ जाएगा। इससे इजी क्वेश्चन क्या हो सकता है, 8:15 यानी 8/15 कहीं पे दिया हुआ नहीं दिया, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ था 8/15, यही राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि यदि एक संख्या और उस संख्या के 1/3 के बीच का अंतर अगर इतना है तो उस संख्या का 20% क्या होगा। जैसे बोला है उसने वैसे ही हमें करना है, जैसे क्वेश्चन में बोला उसने। यदि एक संख्या, हमें नहीं पता संख्या क्या, तो हमने x मान लिया, और उस संख्या के 1/3 का अंतर मतलब माइनस इस संख्या का 1/3 मतलब ये, इनका अंतर बोला उसने कितना है 228। पहले हम संख्या निकाल दें, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x-x/3 इक्वल टू कितना आएगा 228। कितना आएगा यहाँ पे 3x में से 2x और ये इधर चले जाएगा, तो 2x इक्वल टू 228 गुणा 3, 2 से 228 काट देंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 114 × 3
एक्स इक्वल टू 114 मल्टीप्लाई 3 आएगा ना। मल्टीप्लाई करो, 3 चौको 12, 3 एकम 3 और 1 4 और 3 एकम 3, 342 आएगा। ये संख्या है, आ गया हमारा 342। लेकिन हमें संख्या नहीं बोला, हमें बोला कि इसका भी 20% निकालना है, यानी 342 का 20% का मतलब 1/5 होता है। 20/100 यानी 1/5। 5 से ज़रा डिवाइड करना 342 को, कितना आएगा? 5 छंग 30, 0 42 आएगा, 5 अट्ठा 40, पॉइंट 5 को 20, तो 68.4 आ जाएगा। तो जैसे जैसे पहली लाइन हमने बनाई, वहाँ से हमने संख्या निकाली, और किसी नंबर का 20% कैसे निकालते हैं? 20/100, और वो चीज़ आपको पता है। जैसे क्वेश्चन में बोला वैसे हमने किया। मैंने क्वेश्चन को यहाँ पे इजी नहीं लिया जानबूझ के, क्योंकि काफ़ी ने क्वेश्चन यही बोला था कि वही क्वेश्चन कराओ जो हम कर सकते हैं, तो मैंने उन्हीं क्वेश्चन को लिया 40 में से, जो आप कर सकते हो। और कैसे आप कर सकते हो ये आपको पता चल रहा होगा, ठीक है। बस एक लाइन बनानी है, क्वेश्चन सॉल्व होना है, उसके बाद कैलकुलेशन है पूरा। तो 20 to 25 आप कर लोगे, मुझे पता है। मैथ्स आपने किया है 10 तक, थोड़ी भी मैथ्स है, कैलकुलेशन ठीक है ना आपकी, तो मैथ्स के क्वेश्चन आप कर लोगे 25 तक। अगला देखो, PQR एक व्यवसाय में इतना इतना अनुपात में निवेश करते हैं। 88,000 रुपीज़ के कुल लाभ में से क्यू का हिस्सा बताना है। तो आप PQR का जब रेशियो ऐसा दिया रहता है ना, PQR का रेशियो कितना? 1/4, 1/3, 1/4, 1/10। तो इनका जो अनुपात है उनके लिए एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 12 एलसीएम आएगा, तो इसका कितना आ जाएगा? तो 12 अगर तीनों का एलसीएम है तो इससे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट क्या करो, शॉर्ट में करने के लिए, अगर इनका रेशियो ऐसे दिया है तो इनका बिल्कुल अनुपात निकाल दो, और 12, बस 12। या फिर आप कह सकते हो कि इस रेशियो को इनका जो एलसीएम है उससे मल्टीप्लाई कर दो, 12, 12 और 12 से। तो आप देखोगे यहाँ पे फर्स्ट वाले से कितना आ जाएगा, सबकी मल्टीप्लाई कर दो 12 से, 1/3, 1/4 और 1/12। तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो P, Q और R का अनुपात आपको पता चल जाएगा कितना, 4, 3 और 1। टोटल उसने कितना बोला है? 88,000। हमारे हिसाब से टोटल कितना है? 4, 3, 7 और 1 8, मतलब 8x रेशियो अनुपात है, तो अनुपात में इसे x मान लो, अगर नहीं है करता तो 8x आ जाएगा, इक्वल टू 88,000। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 11,000। 11,000 आ गया। अगर हमें किसे बताना है? Q का, तो Q का कितना है? 3x, 3x है ना, तो 11 3 कितना हो जाएगा? 33,000। Q का 33,000 है। कुछ आया समझ में नहीं आया? जब भी अनुपात ऐसा दिया हो तो आप उनका एलसीएम निकालो, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से उनका आ जाएगा अनुपात। तो इससे क्या देगा? P का 4 आया था, इसका 3 आया था, इसका 1 आया था। अनुपात को हटाने के लिए x लगा दो यहाँ पे, तो टोटल कितना हो गया? 8x। और हमें टोटल कितना दिया हुआ है? 88,000, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 11,000। बस x की वैल्यू यहाँ पे रख दो। जिसका भी पूछा था, Q का पूछा था, तो Q इक्वल टू कितना था? 3x। और x हमें पता है 11,000 है, तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा? 33,000, यानी ऑप्शन नंबर 1 में ही दिख रहा था यहाँ पे, राइट हो जाएगा। तो ये थोड़ा इस टाइप से करना था, यहाँ पे कोई फॉर्मूला यूज़ तो ही करना था, यहाँ पे ना कुछ याद करना था, सिंपल सा जो बोला है वो चीज़ हमें करना था। बस हमें ये ध्यान रखना था कि जो अनुपात जब दिया रहता है तो उसको एलसीएम लेंगे, और वही उसका जो निवेश होता है, जो अनुपात रहता है वो बनता है। बस टोटल इन तीनों का 88 दिया था, हमारे हिसाब से तीनों का 8x आया था, x की वैल्यू वहाँ से निकालनी थी, बस सॉल्व हो जाता। देखो चार्ट वाला क्वेश्चन कैसा हुआ है। इस साल ये चार्ट जिन्होंने दिया हुआ था, अब क्वेश्चन देखो क्या पूछा है कि किस कंपनी ने सभी वर्षों में न्यूनतम संख्या में मोबाइलों का निर्माण किया। तो किस कंपनी, ये C1 कंपनी है, C2 कंपनी है, C3 कंपनी है, C4 कंपनी है। अब न्यूनतम संख्या का मतलब क्या है कि सबको आपको जोड़ना पड़ेगा, खाली कैलकुलेशन है, इन तीनों को जोड़ो, इन तीनों को जोड़ो, इन तीनों को जोड़ो, इन तीनों को जोड़ो, सबको जोड़ने के बाद जिसका कम आता है वही हमें बताना था। तो ये इसका लॉजिक था। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं चार्ट वाले, तो चार्ट वाला आप कर लोगे। 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 वाले इससे 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 ज़्यादा ही क्वेश्चन आता है, कभी कभी 5 से भी ज़्यादा आता है, क्या पता 2 चार्ट आ जाए 10 क्वेश्चन, तो 5 से क्वेश्चन आप कर लोगे। तो इस हिसाब से थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, जो उसका सिलेबस है ना मैथ्स वाला, उसे देखने पड़ेगा कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जैसे मैं करा रहा हूँ अब तक, किसी में आपको फॉर्मूला याद नहीं करना था, आपको बस क्वेश्चन पढ़ना था, क्वेश्चन क्या कह रहा है उस हिसाब से उसकी लाइन बनानी, फर्स्ट लाइन बनानी थी। जैसे आपने फर्स्ट लाइन बना दी, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व हो जाना था, ठीक है।
नेक्स्ट देखो, एक आयत की लंबाई 11% कम हो जाती है, चौड़ाई 11% बढ़ जाती है, तो क्षेत्रफल में, ये वाला क्वेश्चन आपका सबसे इजी है और ये हर बार आता है। इस चीज़ का फॉर्मूला याद कर लो। इसका ट्रिक यही कहता है कि जब भी सेम परसेंटेज में कम होता है और सेम परसेंटेज में ज़्यादा होता है, परसेंटेज अब सेम होता है, जैसे 11% ही कम हो रहा है, 11% ही बढ़ रहा है, तो वहाँ पे डायरेक्ट हम कर देते हैं x² अपॉन 100 और ये हमेशा कमी आती है, इसमें हमेशा कमी होती है। अब कोई भी लॉजिक, ये यहाँ पे मैं डिटेल में बात नहीं करूँगा। अगर हम 10% को बढ़ाते हैं, 10% को कम करते हैं, देखो यहाँ पे 100 में 10% को बढ़ाया तो कितना हो गया 110, 100 में 10% को कम किया तो कितना हो गया 90, तो 90 कितने का अंतर है, ठीक है, 10 का अंतर है, कितने में से 110 में से। तो इस हिसाब से आप देखोगे ना, तो बिल्कुल लॉजिक वही कहता है। तो ये 100 रुपये की चीज़ को आप यहाँ पे देखो, 100 रुपये की चीज़ को आपने 11 रुपये का, मैंने 89 में, फिर वो क्या होता है 11% बढ़ जाता है, 89 से फिर से 11 हो जाता है, यानी 89 से फिर से वो 100 हो जाता है, मतलब 89 से फिर से वो 100 हो जाता है, तो ये 11 हो जाता है, सॉरी। तो कितना हो जाएगा, तो दोबारा मतलब जो टोटल होता है, आप यहाँ पे लॉजिक रुको, वेट, अब डायरेक्ट इसका फॉर्मूला याद कर लो, क्योंकि अब डिटेल में अगर मैं बताने लग गया तो टाइम लग जाएगा, है ना। x² अपॉन 100, मतलब x क्या नहीं, जो परसेंटेज दिया हुआ है, तो 11 का स्क्वायर अपॉन 100, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121/100, 100 से ज़रा 121 को डिवाइड करो तो कितना आएगा 1 to 1, और मैंने बोला था हमेशा कमी होती है, तो 1 to 1% की क्या हो जाएगी कमी, ठीक है, 1.21% की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी, और ये आपका ऑप्शन नंबर थर्ड में। हमेशा जब भी सेम परसेंटेज में बढ़ रहा घट रहा, तो वहाँ पे आप डायरेक्ट इसका स्क्वायर और डिवाइड कर दो 100 से, ठीक है, और कमी हमेशा कमी होगी। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका आता ही है, तो ये इजी था, इसको डायरेक्ट आप याद कर लो, सब सेम परसेंटेज में होगा तो एक उसका स्क्वायर और डिवाइड 100 कर दो। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि षष्ठकोण की भुजा जो है वो 4√3 सेंटीमीटर है, भुजा कितनी है 4√3 सेंटीमीटर, ठीक है। षष्ठकोण का क्षेत्रफल, अब आप देखोगे कि षष्ठकोण का मतलब क्या होता है, षष्ठकोण का मतलब जिसके 6 कोण हो, 6 कोण हो, मतलब 6 कोण बराबर होंगे, तभी तो यहाँ पे बोला नहीं ना षष्ठकोण है। आपको पता है कि षष्ठकोण का मतलब जिसके 6 कोण हो, और समबाहु का मतलब जिसके 3 कोण समान हो। षष्ठकोण में भी सभी क्या होंगे, सभी एंगल यानी सभी कोण क्या होंगे समान होंगे, तो वो एक टाइप से क्या होगा, वो भी समबाहु होगा ना, क्योंकि उसकी भी सभी भुजाएं सेम होंगी। तो षष्ठकोण है 6 है, और क्या होगा वो समबाहु होगा, ठीक है। तो 6 समबाहु हो जाएंगे, 6 समबाहु का क्षेत्रफल आप बोल सकते हो, 6 इंटू समबाहु का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। या आप डायरेक्ट षष्ठकोण का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, षष्ठकोण में 6 इंटू समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है 4/√3 इंटू भुजा स्क्वायर। ये ध्यान रखना, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल सॉरी √3/4 होता है इंटू भुजा स्क्वायर। अच्छा, हमने 6 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि ये षष्ठकोण है, समबाहु नहीं है षष्ठकोण। 6 इंटू √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। अब यहाँ पे भुजा की वैल्यू रख दो, 6 इंटू √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर है ना, तो 6 गुणा √3/4, और भुजा यहाँ पे कितनी दे रखी है इन्होंने 4√3, इसका स्क्वायर बताना था हमें, तो 6 मल्टीप्लाई √3/4 गुणा, अगर 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, और 3 की 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 4 से कटेगा 4 बार, और मल्टीप्लाई करो 6 चौको 24, 3 कितना हो गया 72, और √3 हो जाएगा, 72 √3 किस में है ऑप्शन नंबर सेकंड में, तो ये इसका राइट हो जाएगा। तो ये था इसका लॉजिक। अगला क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार और गोले प्रत्येक की त्रिज्या r है, यदि गोले और शंकु का आयतन समान है तो शंकु की ऊंचाई, 4 ऑप्शन है 7r, 4r, 2r, 1r, ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। मतलब ज्योमेट्री, जब आप ज्योमेट्री वाला सेक्शन करोगे तो वहाँ पे सभी फॉर्मूले करने हैं, जैसे शंकु का आयतन, गोले का आयतन, त्रिभुज का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, सभी करके हो जाना, ठीक है। ये फॉर्मूले जो बेसिक फॉर्मूले हैं ये पता होना चाहिए, तो एक फॉर्मूले के लिस्ट एक बार बना लेना अभी तुरंत, क्योंकि आज क्या डेट है, आज डेट है आपका 24 है, ठीक है। तो आज और कल में ही आपका पास टाइम है, तो आप आज और कल में जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे फॉर्मूले हो गए या और कुछ, वो सब देखते हुए जाना, ठीक है। अब हम करते हैं, एक लंबवृत्तीय शंकु का जो आधार है,
शंकु का जो आधार है और जो गोले की त्रिज्या है वो दोनों सेम है, मतलब दोनों क्या है, आर है। यदि गोले और शंकु का आयतन बराबर है तो गोले का आयतन क्या लिख सकते हैं हम, गोले का आयतन इक्वल टू क्या बोल रहा है वो, शंकु का आयतन। यही तो कह रहा है, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे ही हमें करना है। गोले का आयतन इक्वल टू क्या आएगा, शंकु का आयतन। गोले का आयतन याद होना चाहिए, शंकु का आयतन याद होना चाहिए, बस वहीं पे क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हमें शंकु की ऊंचाई निकालनी है, यानी एच की वैल्यू निकालनी है। तो आप देखोगे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से एक आर बच जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो इधर क्या बच जाएगा, 4r बच जाएगा। तो एच इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4r। ऑप्शन नंबर सेकंड में बोला था मैंने 4r। तो बस गोले का आयतन इक्वल टू शंकु का आयतन करना था, आर दोनों का सेम था। शंकु का आधार और गोले की त्रिज्या वो दोनों आर थी, तो एच इक्वल टू निकालना था, कितना आ जाएगा, एच इक्वल टू 4r आ जाएगा यहाँ पे। तो इस टाइप से करना था। अगला क्वेश्चन है 6, 8 और 9 और 7, ये 4 ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक 10 अंकीय संख्या है और 10 अंकीय संख्या देखो क्या है, 1330 और ये x लिखा है, फिर बीच में एक x है, उसके बाद 558, फिर y है और लास्ट में 2 है। ठीक है, 10 अंकीय संख्या को हम इधर लिख देते हैं डायरेक्ट, 1330 x 558 y और 2। ठीक है, किससे डिवाइड है, 88 से डिवाइड है। अब एक चीज़ आप बताओ, अगर कोई संख्या 88 से डिवाइड है, हम ये भी बोल सकते हैं उसे कि वो संख्या 11 से भी डिवाइड होगा। 88 को हम क्या लिख सकते हैं, 11 to 8, 11 से भी डिवाइड होनी चाहिए और 8 से भी। मतलब जो संख्या अगर 88 से डिवाइड हो रही है, इसका मतलब वो संख्या हमारे 11 से भी डिवाइड होनी चाहिए। और 11 का जो डिविजिबल वाला रूल है वो ये कहता है कि ऑड नंबर का सम और इवन नंबर का सम इक्वल टू या तो 0 आना चाहिए, उन दोनों का अंतर, या फिर 11 आना चाहिए। तो हम यहाँ पे ऑड इवन वाला टर्म देख लेते हैं। तो 1 3 x 5 y, देखो 1 3 x 5 और y, एक ही हो गया। और दूसरा वाला देखो 3 0 5, 3 0 5, 8 और 2, दोनों क्या है, इक्वल टू। इन दोनों का अंतर देखना है, तो दोनों का अंतर हम निकालते हैं एक बार। तो इसको टोटल जोड़ो, 3 और 1 4, 4 5 4, 5 3 8 और 1 9। तो x 9 प्लस एक्स प्लस वाई फर्स्ट वाले से आ गया, दूसरे वाले से 5 3 8 और 8 2 10 और 8 कितना हो जाएगा, 18 आ जाएगा, 18। तो इक्वल टू हम ये बोल सकते हैं, कितना आ गया, 9 प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 18 इक्वल टू 0। इधर हम इसे ले जाएं, 9 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 18। अगर हम x प्लस वाई निकालना है तो इधर 18 माइनस 9 इक्वल टू 9। बस हमें निकालना क्या था, x प्लस वाई की वैल्यू, बस कितना आ गया, 9 आ गया। तो इस टाइप से इसका आंसर निकालना था हमें। डिविजिबल वाला रूल देखना, 2 से जगह डिवाइड होता है 3 से, बट अभी टाइम नहीं है। 11 से बता दिया मैंने कैसे डिवाइड होता है। 11 के से कोई संख्या डिवाइड हो रही नहीं हो रही, कैसे पता करेंगे, अगर या तो उसका अंतर क्या हो रहा है, और नंबर इवन नंबर का 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए। ठीक है, तब वो 11 से डिवाइड होता है, ये इसका रूल होता है। बट हमने ऑड इवन नंबर को एक बार अलग अलग लिख दिया, उसके बाद जोड़ दिया उन्हें, अंतर निकाला, तो अंतर इक्वल टू कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो इसी रूल के हिसाब से हमारा एक्स वाई की वैल्यू आ गई, एक्स प्लस वाई की कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है जो 15 35 और 49 का भाग देने पर 2 शेषफल दे, 22 दे या फिर 36 दे। अच्छा, हमें बताना है, जरा हम डिवाइड करते हैं। अच्छा, बाकी चारों देख लेना है यहाँ पे, 735 640 और 614। या तो आप एक काम करो कि डायरेक्ट आप डिवाइड करके देख लो फर्स्ट नंबर से। तो 15 से अगर डिवाइड करें इनमें से किसी नंबर को, तो 2 हमारे पास बचना चाहिए। तो 15 से ज़रा इसे डिवाइड करते हैं, 15 चौको 60, ठीक है, और 15 नंबर 135, ये तो पूरा डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब 735 गया। 15 से ज़रा इसे देखते हैं, 15 चौको 60, 40 बचा, 15 दूनी 30, 10 बच रहा है, ये भी नहीं आ रहा। 15 से 15 चौको 60, 14 बच रहा है, ये भी नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये हमारा राइट हो जाएगा। 15 से हमारा 722 को डिवाइड दो, 15 चौको 60,
2 1 122 15 8 120 तो 2 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा राइट आ रहा है। तो या तो आप डिवाइड कर दो डायरेक्ट और शेष बल देख लो उनके हिसाब से, 2 आ रहा नहीं आ रहा, या फिर आप दूसरा लॉजिक है इनका एलसीएम लो, इसमें ये करो वो करो, बहुत लंबा वो लॉजिक होता है। तो उससे अच्छा है कि आप डिवाइड कर लो सिंपल सा। अगर छोटे छोटे नंबर है, छोटे नंबर आते हैं तो आप डिवाइड कर लो, उसके बाद देख लो वहाँ पे, ठीक है। बाकी 2 3 तो वैसे ही ऑप्शन गायब हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 3 संख्याएं जो है 2 3 5 के अनुपात में उनका लॉस ऑफ 270 है और मोशो ज्ञात करना है। जरा इसका आंसर आपको 3 संख्याएं हैं, ठीक है, 2 3 5, उनका एलसीएम इन्होंने दिया है कितना 270 और एचसीएफ हमें निकालना है। तो इस वाले क्वेश्चन को जरा आप बताना क्या किस किस का आंसर आता है, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, एलसीएम दिया है, एचसीएफ निकालना है और संख्याएं दी हैं 3 रेशियो में, तो बताना है क्या किसका राइट आंसर आता है। ऑप्शन में बोल देता हूँ यहाँ पे, एक बार ट्राई करना है इसे, ठीक है। 8 12 7 9, 8 12 7 9, एक क्वेश्चन आपके लिए है, 8 12 7 9 कमेंट सेक्शन में बताना है इसका आंसर, ठीक है। देखते हैं किस किस का यहाँ पे राइट आता है। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है कि एक भाग के प्रश्न में भाजक जो है भागफल का 16 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। भाजक जो है वो भागफल का 16 गुना है और शेषफल का वो क्या है, शेषफल का वो कह रहा है कि 5 गुना है। हमने मान लिया भाजक इक्वल टू भागफल का 16 गुना, तो 16 गुना भागफल और शेषफल का कितना, शेषफल का 5 गुना, तो 5 गुना शेषफल हो जाएगा, ठीक है। वो कह रहा है कि यदि शेषफल 16 हो, मतलब शेषफल की वैल्यू दे रखी है, मतलब ये वाला कितना शेषफल 16 है, तो ये इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 गुना 16 इक्वल टू 80 आ जाएगा। मतलब यहाँ से हम बता सकते हैं कि भाजक कितना आ जाएगा, डायरेक्ट भाजक हो जाएगा 80। जब हमारा भाजक 80 है तो इसका मतलब भागफल निकालेंगे तो क्या आएगा, 16 इसके नीचे आ जाएगा। तो भागफल निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, भाजक बटे 16 यानी 5। तो तीनों चीज़ें हमें मिल चुके हैं। भाजक हमें मिल गया 80 है, भागफल हमें मिल गया 5 है, शेषफल उन्होंने दिया हुआ था कितना है 16 है। बस तीसरा फॉर्मूला जो होता है, हमें भाज्य निकालना है तो भाज्य का फॉर्मूला लगाना है, डायरेक्ट आप भाज्य का फॉर्मूला लगाओ, बस आंसर आ जाएगा। भाज्य बराबर क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल, ठीक है, और प्लस आपका शेषफल ऐड हो जाए। तीनों चीज़ें मिल गई थी, भाजक मिल गया था हमारा 80, भागफल हमारा आ गया था 5, शेषफल हमारा था 16, 8 पंजे 16 यानी 400, और 400 प्लस 16 इक्वल टू कितना आ जाएगा 416, हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, भाज्य। तो भाज्य बराबर भागफल गुणा भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो तीन चीज़ें हमें निकालनी थी, जो जो क्वेश्चन ने बोला था स्टार्टिंग में, जो जो दिया था इसके हिसाब से हमने भाजक निकाला, हमने भागफल निकाला, शेषफल दिया हुआ था, फॉर्मूले में रख दिया वैल्यू, बस हमारा भाज्य आ गया जो आंसर चाहिए था हमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक संख्या, देखो इजी है, लग रहा क्वेश्चन बड़ा है लेकिन देखो आप ध्यान से, एक संख्या में 5 की वृद्धि हुई है, उसके बाद उसे 3 से विभाजित किया जाता है तो परिणाम हमारा 12 आता है। परिणाम क्या होगा अगर संख्या को अगर 3 से घटाया जाता है और फिर उसे 7 से डिवाइड किया जाता है। तो पहले तो हमें संख्या निकालनी पड़ेगी। हमने मान लिया कोई संख्या है x, उसमें 5 की वृद्धि कर लेते हैं, उसके बाद उसे जो है क्या बोलते हैं उसे 3 से डिवाइड किया जाता है, उसे 3 से डिवाइड किया जाता है, तो हमारा जो परिणाम है कितना हो जाता है 12 हो जाता है। यही तो वो कह रहा है कि पहले उसमें 5 जोड़ेंगे उसके बाद 3 डिवाइड करेंगे तो परिणाम 12, तो x की वैल्यू निकालो यहाँ से, 12 तियाँ बातियाँ, हाँ हमारी 24 बातियाँ 36, 36 और जो प्लस है इधर जाके माइनस हो जाएगा, 36 माइनस 5 यानी 31। मतलब हमारे पास संख्या आ जाएगी क्या 31 यानी 31। तो संख्या हमारे पास आ गई, पहली लाइन के हिसाब से सबको दिया हुआ था, पहले 5 वृद्धि करा 3 से डिवाइड किया और इक्वल टू परिणाम 12 आया, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल दी हमारे पास 31, मतलब संख्या हमारे पास 31 आ गया यानी परिणाम। अब बोला कि उस परिणाम को अगर उस परिणाम संख्या को अगर 3 से घटाया जाता है, संख्या से अगर 3 को घटाया जाता है ऐसा होगा, और फिर 7 से डिवाइड किया जाता है,
7 से डिवाइड किया जाता है, कितना आएगा 28। तो कितना बचेगा हमारे पास 4 बचेगा, जो कि हमारे पास राइट था 4 वाला। देखो 4 आ रहा नहीं आ रहा, 7 से डिवाइड किया जाता है तो क्या आएगा, फोर्थ ऑप्शन देखो यहाँ पे फोर्थ आएगा। ठीक है, तो ये जैसे जैसे तो बोला वैसे वैसे हमने किया था। अगला क्वेश्चन देखो, 50 की औसत संख्या की गणना जो है 20 के रूप में की गई है जब तीन संख्या वो बोल रहा है कि 26, 36 और 64 को इन्होंने गलती से ये पढ़ लिया 31, 46 और 59। तो बताना है कि सही औसत क्या है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, एक को सही पढ़ लिया, एक किसी और नंबर की जगह कोई और नंबर पढ़ गया, तो वहाँ पे हमें क्या करना है, एक को माइनस करना होता है और एक को हमें प्लस करना होता है। ठीक है, अगर हम 50 के हिसाब से 20 के रूप में गणना है, 50 की औसत संख्या है और टोटल कितना है 20, औसत 20, तो 50 का 20, पहले तो हमें टोटल का निकालना है, कितना आ जाएगा 1000। 1000 में से उन्होंने क्या करा है, गलती से ये पढ़ा है इसको, इसका मतलब जो गलती से पढ़ा इन्हें माइनस करो पहले तो, किस किस को 31 को, 46 को और 59 को, और जो पढ़ना था उन्हें आप प्लस करो। पढ़ा जाना था 26, 36 और 64। हमें क्या निकालना, औसत निकालना, तो टोटल डिवाइड कर दो। कितनी संख्या है टोटल, टोटल संख्याएं कितनी दे रखी हैं 50 बस। तो 50 से जब सॉल्व करो डिवाइड करो आराम से आ जाएगा यहाँ पे। 1000 में से जो माइनस वाले तीन है इन तीनों को प्लस करो, प्लस वालों को प्लस करो, उसके बाद डिवाइड कर सॉल्व करो। क्वेश्चन कैलकुलेशन है पूरी। ठीक है, ज़्यादा ऐसा नहीं कि बिल्कुल इसमें कोई अलग सा मेथड लग रहा है या फिर बिल्कुल ही बेसिक पढ़ना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। जैसा उसने बोला वैसे करना था। औसत वाला क्वेश्चन है, बस सॉल्व करना है, आंसर लाना है, क्या आंसर आता है वो चीज़ आपको बताना है। ज़रा सॉल्व करके ऑप्शन आंसर देख लो यहाँ पे क्या आता है आपका। ठीक है, 26.2, 19.18, 20.2 या फिर 24.4। ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम में। वहाँ पे जो मैथ्स वाले क्वेश्चन होंगे वो इंग्लिश में रहेंगे। ठीक है, तो हिंदी वालों के लिए वीडियो था। मैथ्स वाले अगर नहीं आता समझ में हिंदी में, तो बिल्कुल आप इंग्लिश में क्वेश्चन को सॉल्व करना। बाकी कैसे करना है क्या करना है वो मैंने यहाँ पे बता दिया। तो हिंदी इंग्लिश में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, तो इसकी पीडीएफ मैं दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ऐड हो सकते हो। आप में से कोई भी नया हो, बाकी जैसे ही कोई अपडेट आता है एसएससी स्टेनो का आंसर की या ऐसा कुछ, तो वो चीज़ हम बता देंगे। जैसे आंसर क्या आता है अपडेट कर दूंगा। उसके बाद जो है आप अपने मार्क्स को शेयर कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप में भी, तो उसके लिए भी आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी धन्यवाद, ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए जिसका भी है। मैथ्स देखो आप कर सकते हो, ऐसा नहीं 20 क्वेश्चन आप मिनिमम कर सकते हो, हर कोई कर सकता है। कैसे कर सकते हो वो मैंने बता दिया। बाकी इसके अलावा कोई डाउट रहता है कोई किसी भी क्वेश्चन में किसी भी टाइप का, पूरे क्वेश्चन मैंने इसलिए नहीं कराया सॉल्व क्योंकि और क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा सा मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, उसका चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़े सीखने पड़ेंगे, इसलिए मैंने कंप्लीट जो है यहाँ पे सॉल्व नहीं कराया है हर एक क्वेश्चन को। ठीक है, बाकी कोशिश किया 25, 26 या 27 क्वेश्चन मैंने कम से कम किए हैं। 25 प्लस क्वेश्चन मैंने करा दिए होंगे आज के उसमें। ठीक है, यानी आप इतने क्वेश्चन कर सकते हो अगर आपने थोड़ा भी बहुत पढ़ा हुआ था। बाकी ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। और इसके अलावा हिंदी की वीडियो बना दी मैंने, उसका सिलेबस पता चल जाएगा, वहाँ से लेवल पता चल जाएगा। इंग्लिश का मैंने बना दिया है कल, तो इंग्लिश का भी लेवल आप पता चल जाएगा। बाकी जीके की बात करें तो जीके बिल्कुल आपका सेम रहता है, और एग्जाम की तरह। एसएससी स्टेनो का जो इस बार का आया था उससे बिल्कुल हट के आएगा, थोड़ा इजी आएगा उससे। और रीजनिंग आपका बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, जो लेवल स्टेनो का है वही लेवल रहता है। बाकी ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। धन्यवाद, टेक केयर, शुक्रिया, बाय बाय।